नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। दरअसल बीबीसी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है और साथ ही बीबीसी को तलब किया है, उससे सवाल जवाब किया है कि किस आधार पे आपने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। आपके सामने नव भारत टाइम्स की न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन, यानी इसको बैन कर दिया गया है। साथ ही जितने ट्वीट थे, जितने यूट्यूब वीडियो थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए। ये इमरजेंसी पावर क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, देखिए, ये 22 जनवरी 2023 की खबर है, 8:45 AM की, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने इमरजेंसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है और ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर आपेक्ष लगाने का काम कर सकती है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर आपेक्ष का काम करेगी, हम इस पर चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि अंडर व्हाट इमरजेंसी पावर हैज द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी बीन ब्लॉक्ड, कि भारत सरकार ने किस इमरजेंसी एक्ट का प्रयोग करते हुए बीबीसी के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो प्रधानमंत्री मोदी पे बनी है, उसको बैन कर दिया गया है। उससे संबंधित जितने भी यूट्यूब चैनल्स थे, जितने भी ट्विटर अकाउंट थे, सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो क्या है पूरा कारण, हम इस पे चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे संबंधित मुद्दा। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। पूरा मुद्दा क्या है साथियों, हम इस पे चर्चा करते हैं। दरअसल ब्रिटिश न्यूज एजेंसी जो है BBC के द्वारा 2002 में हुए गोधरा कांड और उसके पश्चात हुए दंगे पर आधारित इंडिया मोदी क्वेश्चन नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री को BBC के द्वारा जब रिलीज किया गया तो इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगे के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और जिन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। अर्थात भारत के सबसे बड़े न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें निर्दोष घोषित किया हो, ऐसे किसी व्यक्ति को यदि किसी न्यूज़ के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो कहीं ना कहीं ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था का अपमान है। और भारत में इससे संबंधित कई यूट्यूब चैनल ने इसे प्रसारित करने की कोशिश की और कुछ लोगों ने इस पे ट्वीट किया BBC के फेवर में। तो भारत सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय ने IT एक्ट 2021 जिसको संशोधन किया था, उसके इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए सभी यूट्यूब चैनल और ट्विटर को ब्लॉक कर दिया है। तो ये था संबंधित मुद्दा। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि गोधरा कांड में दोषी ठहराए जाने का बात किया गया है। एक तरीके से उन दृश्यों को दिखाया गया है जिनका घाव लगभग भर चुका था, लोग भूल चुके थे। एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने BBC को तलब किया तथा उससे जवाब मांगा है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है BBC को कि विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में जाहिर करते हुए कहा है कि हमें लगता है कि एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने की ये प्रचार सामग्री है जो पूर्वाग्रह और निष्पक्षता की कमी और स्पष्ट रूप से जारी की गई औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है। यानी आपको पता है कि ब्रिटिश लोगों ने भारत को गुलाम बना के रखा था। कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने भारत पाकिस्तान को बांटा, आज फिर वही मानसिकता दर्शा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मानना है विदेश मंत्रालय का BBC को लेकर। इसे देखते हुए भारत और कई हिंदू संगठनों ने, इवन ब्रिटेन में जो हिंदू फोरम है, उसने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल भारतीयों और कई हिंदू संगठनों ने औपनिवेशिक मानसिकता का षड्यंत्र बताया है कि एक सोची समझी चाल है। ब्रिटेन के जो हिंदू फोरम है, संगठन है, उन्होंने विरोध जताते हुए कहा है कि 300 से अधिक व्यक्तियों ने जो BBC के खिलाफ प्रदर्शन किए, उन्होंने कहा कि यह विषय एक सुनियोजित सोच है जो देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो क्या है पूरा मुद्दा, क्या था गोधरा कांड, हम इस पे चर्चा करेंगे।
लेकिन दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा कि घटना क्या थी जिसके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश की। दरअसल घटना एक ऐसी थी कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बाबरी मस्जिद ढाया गया, उसके बाद राम मंदिर को लेके उसके निर्माण को लेके एक महायज्ञ किया गया और उस महायज्ञ में गुजरात से बहुत सारे कारसेवक अयोध्या गए थे। ओके, और अयोध्या से वो पुनः गुजरात अहमदाबाद वापस आ रहे थे और जब अयोध्या से अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस आ रही थी तो वो गोधरा रेलवे स्टेशन पे पहुंची और जब गोधरा रेलवे स्टेशन पे पहुंची और वहां से थोड़ी आगे बढ़ी तो 2 बार क्या हुआ कि चेन पुलिंग की गई। चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका गया, लेकिन बाद में इस समस्या का समाधान करके पुनः ट्रेन को व्यवस्थित करके चलाया गया और कुछ मिनट के पश्चात पाया जाता है कि पुनः ट्रेन में फिर चेन पुलिंग होती है और ट्रेन को यानी साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के आगे बीच में रोक दिया जाता है और लगभग 1500 लोग एकत्रित हो जाते हैं उस ट्रेन के चारों ओर, जो ट्रेन पे पथराव करते हैं और ट्रेन की S6 बोगी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है, जिसमें इस S6 बोगी में साथियों 27 महिलाएं, 16 बच्चे समेत लगभग 59 लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो जाती है। और ये कार सेवक थे, इनकी कोई गलती नहीं थी। ये अयोध्या से गुजरात वापस जा रहे थे, ये राम के भक्त थे। कुछ षड्यंत्रकारियों ने जो ये कृत्य किया, उनके कृत्य की वजह से 59 लोग जल के मर गए, जिसमें 27 महिलाएं और 16 बच्चे थे। और सबसे बड़ी दुखद घटना है, इसमें 16 दिन की एक बच्ची भी इस दुनिया को अलविदा कह दी, जिसका कोई खता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। और इस घटना को अंजाम दिया गया गोधरा रेलवे स्टेशन के पास में, जिसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। साथियों 27 फरवरी 2002 को 7:44 पे घटना हुई। आप समझ सकते हैं कि सर्दी का सीजन था, एक तरीके से सुबह सुबह जब से लोग सो रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ऐसे में कुछ अराजक तत्व आते हैं और जिनकी कोई खता नहीं थी, मासूम बच्चों महिलाओं को आग के हवाले कर देते हैं, पथराव करते हैं और साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा देते हैं पेट्रोल डालकर। और जैसा मैंने कहा कि 60 लोगों की ऑलमोस्ट जान चली जाती है। और इसके बाद गुजरात में क्या होता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय होता है उनके द्वारा इस ट्रेन में आग लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी राम भक्त होते हैं और ये अयोध्या से वापस आते हैं। और जब मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा इसमें आग लगाई जाती है, उसके बाद क्या होता है कि ये एक सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लेता है। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने आ जाते हैं और 28 फरवरी को एक भीषण दंगा होता है। हालांकि दंगे का कोई मजहब नहीं होता दोस्तों, कोई धर्म नहीं होता, दंगा सिर्फ दंगा होता है। और जब 28 फरवरी को साथियों दंगा होता है तो इस दंगे में लगभग 1200 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। ऐसा उस समय मुस्लिम संगठनों द्वारा और कुछ विदेशी जो संस्थाएं हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनके द्वारा बताया गया कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार चाहती तो इस दंगे को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ये दंगा होने दिया और यही चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है BBC ने। हालांकि इस दंगे को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरसक प्रयास किया था। 3 मार्च 2002 को आतंकवादी निरोधक अध्यादेश यानी पोटा को लागू कर दिया गया एक तरीके से, और 9 मार्च 2002 को आपराधिक षड्यंत्र धारा 120B को लगाया गया। लेकिन पता है बाद में क्या होता है कि सेंट्रल में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट जाती है और कांग्रेस सत्ता में आती है, तो पुनः पोटा को हटा लिया जाता है और 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई पे भी रोक लगा दी जाती है। तत्कालीन जो रेल मिनिस्टर होते हैं लालू प्रसाद यादव, उनके द्वारा 4 सितंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज होते हैं UC बनर्जी जी, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और UC बनर्जी की अध्यक्षता वाली समिति जो होती है दोस्तों, वो 17 जनवरी 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है।
और रिपोर्ट ऐसी होती है कि जिसको देखकर कोई भी इंसान अपने सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाए। जहां 59 लोगों की, महिलाओं बच्चों की मृत्यु हो जाती है, 1500 से अधिक लोगों ने मिलकर जिसपे आगजनी की थी, उसमें यूसी बनर्जी की रिपोर्ट ने एक साधारण घटना करार दिया और कांग्रेस के सत्ता के आने के बाद वहां पर पोटा को खत्म कर दिया गया। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हुए उसे बयां करना हमारा कार्य है। इसलिए हम किसी सरकार या किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं कर रहे हैं। ये सारे तथ्य हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो पोटा को खत्म कर दिया गया और यूसी बनर्जी की रिपोर्ट ने कहा कि एक साधारण घटना है। जिसके बाद दोस्तों गुजरात के उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और 13 अक्टूबर 2006 को स्वतः संज्ञान लेते हुए यूसी बनर्जी की रिपोर्ट को अवैध और असंवैधानिक करार दिया, जो होना ही था। क्योंकि इतनी बड़ी घटना जिसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, इतने बड़े जज एक राजनीति के प्रभाव में आके उसको साधारण घटना करार देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी इस घटना को छिपाने की उस समय। और उसके बाद क्या होता है, नानावटी शाह आयोग का गठन किया जाता है जो जांच करती है। और जब ये समिति 18 सितंबर 2008 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तब पता लगता है कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन में पेट्रोल डालकर 6S बोगी को जलाया गया था। जबकि आपने देखा इससे पहले उन्होंने दुर्घटना करार दिया था, जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे सहित 59 लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो जाती है। और इस कमेटी ने यह भी बताया दोस्तों कि वहां पर लगभग 1500 लोगों ने भीड़ एकत्रित की और पथराव किया, जो सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा उस समय जो भी होते थे उस पर दर्ज किया गया। जिसके बाद एक सांप्रदायिक दंगा ने जन्म लिया और 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई। तो ये था गोधरा कांड और उससे संबंधित दंगा। दोस्तों इस कांड के बाद आपको पता होना चाहिए कि जलाने के आरोप में सुलेमान मोहम्मद को मध्य प्रदेश के झाबुआ से, फारूक वाला को मुंबई से, याकूब को पटियाला से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये इस कांड के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। इस पूरी घटना में 37 लोगों को अंततः दोषी पाया गया, जबकि 63 लोगों को बरी कर दिया गया। इन 37 लोगों में से 11 को फांसी दी गई और 20 को उम्र कैद की सजा दी गई। सांसद एहसान जाफरी थे, इनकी भी मृत्यु हो गई थी इस दंगे में। इनकी पत्नी थी जातिया जाफरी जी। इन्होंने नरेंद्र मोदी को इस दंगे के लिए दोषी ठहराया कि वो दंगा चाहते तो रोक सकते थे। हालांकि सबूतों के अभाव में और तत्कालीन रिपोर्टों को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को क्लीन चिट दे दी, यानी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया तो इस घटना से संबंधित प्रधानमंत्री जो मोदी है प्रेजेंट टाइम पे, इनके ऊपर कोई भी आरोप अब नहीं रह गए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि देश के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दोष रहित घोषित कर दिया जाए तो उससे जुड़े सभी भी विवाद, सभी तथ्य स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बावजूद आपको पता है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो तत्कालीन प्रभाव को दिखा रही थी। हालांकि भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2021 के इमरजेंसी जो प्रोविजन है उसका दरअसल इसीलिए 2021 में संशोधन किया गया था कि अगर ऐसा कुछ होता तो इमरजेंसी पावर दी गई है जिसके तहत वो ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आईटी एक्ट 2021 के इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने सभी यूट्यूब चैनल जो इसे प्रसारित करने की कोशिश कर रहे थे, जो ट्विटर अकाउंट जो इसके फेवर में बात कर रहे थे, सभी को ब्लॉक कर दिया गया। तो ये था दोस्तों गोधरा कांड, उससे संबंधित मुद्दा। क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नेशन द मोदी क्वेश्चन। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया हो कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या कहना चाहती थी, किस बेस पे आधारित थी, गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था क्यों हुआ था और दंगे के क्या कारण थे, तो प्लीज DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और
इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।